दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लों की। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी ऊंट की नस्लों के बारे में, बात करी गाय भैंस बकरी की बात करी। आज अपन भेड़ से संबंधित क्या क्या प्रश्न नस्लों से पूछे जाते हैं, कौन से भेड़ का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भेड़ से क्या क्या क्रियाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन भेड़ का जूलॉजिक नाम। सबसे पहले अपन बात करते हैं भेड़ का जूलॉजिक नाम क्या है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ही यही है कि भेड़ का जूलॉजिक नाम क्या है। जैसे अपन ने ऊंट का पढ़ा, अरेबियन और अरेबियन का पढ़ा, एशियन का पढ़ा। अरेबियन का आपने कैमेलस ड्रोमेडेरियन पढ़ा, एशियन का आपने कैमेलस बैक्टीरियन पढ़ा, बेस का बुबालस बुबालस, बकरी का कापरा इरकस। ऐसे नॉर्मल सभी पशुओं के आपको जूलॉजिक नाम याद होने चाहिए, लगभग जो आपके सिलेबस में जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मुर्गी है, इन पशुओं के तो आपको याद होने ही चाहिए। तो देखो, भेड़ का जूलॉजिक नाम जो होता है वो होता है ओविस एरिस। ओविस एरिस। गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं तो इसके अंदर 54 होती है। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम वाला जो राजस्थान है, उत्तर पश्चिम वाला, वही जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उधर वाले इलाके में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती है। तो पहली बात तो ये, भेड़ का जूलॉजिक नाम आपको ओविस एरिस। वैसे अपन पर टॉपिक की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ कॉमन चीजें याद रखनी है कि वैज्ञानिक नाम इसका जो जूलॉजिक नाम है वो ओविस एरिस है और गुणसूत्र संख्या 54 है। अब अपन बात करते हैं भारत, विश्व और राजस्थान और अन्य में तो NBAGR, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च, करनाल हरियाणा के द्वारा किसके अंदर कितनी नस्लें, जैसे गाय की कितनी नस्लें हैं, भैंस की कितनी, भेड़ की, बकरी की, ऊंट की जैसे 9 होती है, तो अपन सबकी नस्लें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज भेड़ की बात करेंगे। तो भेड़ में भारत के अंदर लगभग 42 से 44 नस्लें पाई जाती है। पहले 42 थी तो अभी 44 हो गई है, 2 नस्लें बढ़ गई है, यानी भारत के अंदर 42 हो गई। विश्व के अंदर पाई जाती है 200 नस्लें पाई जाती है, जबकि राजस्थान में कितनी नस्लें पाई जाती है? 8। ये याद रखना है आपको कि पूरे विश्व में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो 200 नस्लें पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितनी पाई जाती है, पहले 42 थी और अभी नए आंकड़ों के अनुसार 44 हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में 8 नस्लें पाई जाती हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तीनों की तीनों आपको। और इनको देने वाला कौन है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स जो है वो देता है। ये करनाल हरियाणा में, यही नस्लों का पूरा मापदंड जो भी तैयार होता है वो वहीं से तैयार होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की नस्लों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें हैं, और एक आएगा विदेशी भेड़ें कौन कौन सी है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन, राजस्थान में कौन कौन सी भेड़ें, विदेशी कौन कौन सी भेड़ें। तो विदेशी में तो ज्यादा भेड़ें है नहीं अपने पास। एक तो है अपने पास मेरिनो और एक है कराकुल। ये 2 भेड़ें विदेशी भेड़ों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न आता है तो इन दोनों से आता है, मेरिनो से आएगा या कराकुल से आएगा। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में भेड़ों में, तो राजस्थान में चोकला आएगा, मगरा, मालपुरा, मारवाड़ी, पुगल, जैसलमेरी, सोनाड़ी व नाली। ये 8 भेड़ें हैं राजस्थान की। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि भारत के अंदर जो थी वो 42 थी, पहले 44 हो गई। राजस्थान के अंदर अपन ने 8 और विश्व में 200। तो अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की भेड़ों में चोकला, मगरा, मालपुरा, मारवाड़ी, पुगल, जैसलमेरी, सोनाड़ी और नाली। विदेशी भेड़ों में अपन बात करते हैं तो मेरिनो और कराकुल। देखो, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी पशुओं की नस्लें याद होनी चाहिए। जैसे मुर्रा किसकी नस्ल है, गिर किसकी है, थारपारकर किसकी है, ये सभी नस्लें आपको याद होगी। तो इससे आपको एक फायदा होगा
या कभी एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, कौन सी भेड़ की, बकरी, ऊंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज अगर आपको याद है, फिर द्विप्रयोजनीय जैसे भी गायों में द्विप्रयोजनीय होना, दुधारू होना, भारवाहक होना, वो अलग मैटर है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी गाय की है, कौन सी भैंस की है, कौन सी भेड़ की और कौन सी बकरी की, इन नस्लों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदेंगे अपन भेड़ की नस्लों के बारे में। तो राजस्थान की भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भेड़ की नस्ल अपने सामने है वो है चोकला भेड़। तो चोकला भेड़ का उत्पत्ति स्थान शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा, सीकर चुरू झुंझुनू हो जाएगा, सीकर चुरू झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। विशेषता की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता है तो चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या क्या है ये देखो। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन, सबसे पहला ही पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन कौन करती है, तो राजस्थान में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता है उसकी जो ऊन उत्पादन करती है वो चोकला भेड़ करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन अगर विश्व में आपसे पूछ रहा है तो विश्व के अंदर हो जाएगा मेरिनो। राजस्थान में कौन था? चोकला। विश्व में कौन था? मेरिनो। ये तो था सर्वोत्तम गुणवत्ता के आधार पर, ऊन की सर्वोत्तम क्वालिटी के आधार पर। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ है वो जैसलमेरी भेड़ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होगी, तो मेरिनो होगी, जिसका उत्पत्ति स्थान कहां पढ़ते हैं अपन? स्पेन पढ़ते हैं। देखो चोकला पड़ा, चोकला का शेखावाटी क्षेत्र अपन पढ़ ही रहे। विश्व में सबसे सर्वोत्तम मेरिनो, जिसका उत्पत्ति स्थान स्पेन हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ कौन सी होगी, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन करेगी वो जैसलमेरी भेड़ करेगी। अगर विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने की बात करेंगे तो वही वापस मेरिनो आ जाएगी, जिसका उत्पत्ति स्थान क्या जाएगा? स्पेन आ जाएगा। राजस्थान में चोकला नस्ल विश्व की मेरिनो नस्ल जैसी गुणवत्ता की ऊन उत्पादन करती है, इसीलिए इसे राजस्थान की क्या कहा गया? मेरिनो कहा गया। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो चोकला भेड़ को आपको याद रखना है। उत्पत्ति स्थान आपने पढ़ा शेखावाटी क्षेत्र, सीकर चुरू झुंझुनू पढ़ा। बारीक ऊन हेतु प्रसिद्ध है, इसकी ऊन से महीन व उन्नत किस्म की होती है। मैंने आपको बताया सर्वोत्तम गुणवत्ता की होती है, यानी बारीक क्वालिटी की ऊन होती है, इसीलिए ये फेमस है, इसलिए इसको कहा गया राजस्थान की मेरिनो कहा गया। उसके बाद आप अगला देखिए, रोमन नोच पाई जाती है। रोमन नोच इसकी प्रमुख विशेषता है। रोमन नोच इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। रोमन नोच का मतलब होता है उभरा हुआ नाक। कौन सा नाक? उभरा हुआ जो नाक होता है, जो ये नाक होता है। तो इन नस्लों में जैसे ये वाली थी, एक अपन ने कल जमुनापारी पढ़ी थी, जमुनापारी के अंदर, और फिर आपने जमुनापारी का बेटा अपन ने बात करी थी तो बिठल, जो गुरदासपुर पंजाब में मिला था, जिसमें नर में डाडी थी, तो उसमें भी रोमन नोच पाई जाती है। तो रोमन नोच का अर्थ होता है उभरा हुआ नाक, तोते जैसा मुंह आप कह सकते हो। तो ये आपकी चोकला नस्ल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप देखिए चोकला नस्ल ऐसी होती है, इसकी ऊन बिल्कुल बारीक होती है। अगली नस्ल देखिए आपके सामने मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान मारवाड़ राजस्थान हो चुका है। देखो मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान होता है मारवाड़ राजस्थान हो जाएगा। अगली अगर अपन बात करेंगे तो इस नस्ल में बीमारियों के प्रति सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो देखो ये नस्ल रेगिस्तान में पाई जाती है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उन इलाकों में पाई जाती है। तो वहाँ एक तो सबसे पहली बात है, वहाँ सर्दी भी ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा, और रोगों के फैलने, मतलब नॉर्मली अगर देखो ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी तब भी दिक्कत है, ज्यादा ठंड पड़ेगी तो भी दिक्कत है। एक तो ये वहाँ की इन्वायरमेंट को सहनशील है, यानी कि उसको सहन करने की क्षमता रखती है। दूसरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर इसमें किसी भी प्रकार की रोग प्रतिरोधक, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर बकरियों में पूछी जाएगी तो बकरियों में भी एक मारवाड़ी बकरी आई थी, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। और गायों में अगर अपन ने बात करी थी तो थारपारकर नस्ल में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। जो नस्लें जैसलमेर के रेगिस्तान के आसपास वाले क्षेत्रों में थी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य गायों की नस्लों से ज्यादा पाई जाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इस नस्ल में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। दूसरा, ठंडे व गर्मी सहन करने, मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल जब राजस्थान के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जब
पश्चिमी रेगिस्तान का, यानी कि नॉर्मली जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का इनका जो टेम्परेचर होता है वो 45 पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता इनको ज्यादा होती है। अगला, ये बेड अधिक फुर्तीली होती है, कम समय में अधिक दूरी तय कर लेती है, फुर्तीली होती है, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक भी हरा चारा नहीं मिलता है, सूखा चारा भी नहीं मिलता है, झाड़ियां भी नहीं मिल पाती है, तो ये जानवर जल्दी जल्दी जाती है और जल्दी जल्दी आ जाती है, थोड़ी फुर्तीली होती है, नॉर्मल से स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है और फुर्तीली होती है। उसके बाद एक अगला पॉइंट जो अपन को ऐड करना है, इस नस्ल में देखो आप, इस नस्ल का मुंह काला होता है, पूरा रंग सफेद है, देख लो आप, पूरा रंग जैसे ऊन है तो ऊन का रंग लगभग सफेद है, लेकिन इसमें जो मुंह है वो काला होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका जो शरीर का जो रंग है, शरीर का रंग सफेद और मुंह काला होता है, तो देखो इसका मुंह काला दिख रहा होगा आपको, पूरा रंग सफेद है, ये भी मारवाड़ी भेड़ को पहचानने की। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान में जितनी भी भेड़ें पाई जाती है, चाहे वो चोकला हो, चाहे वो मगरा हो, मालपुरा हो, पुंगल हो, सोनाड़ी हो, नाली हो, कोई सी भी भेड़ हो, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई भेड़ पाई जाती है तो वो कौन सी भेड़ पाई जाती है? मारवाड़ी भेड़ है, क्योंकि मारवाड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें पाली जाती है। तो उधर वाली बीकानेरी ऊंटों में मैंने आपको बताया था, राजस्थान में जितने भी ऊंट पाले जाते हैं उनमें 50 से 60%, लगभग अपन 50% मान के चलते हैं कि 50% ऊंट तो अकेले बीकानेरी नस्ल के होते हैं। और अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें कौन सी पाली जाती है, तो वो मारवाड़ी भेड़ पाली जाती है, और शरीर का रंग सफेद होता है लेकिन मुंह कैसा होता है इसका? काला। तो इसके द्वारा भी इस नस्ल को पहचाना जा सकता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली नस्ल देखिए आप, अगली नस्ल मालपुरा नस्ल मालपुरा, टोंक राजस्थान। मालपुरा यानी CSWRI भी आप देखो, CSWRI का नाम आपने सुना होगा, CSWRI यानी सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर मालपुरा टोंक, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। अगर आपसे देखो 2-3 जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। पहला एक कांजरी का है, CAZRI, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि के तो, कृषि से संबंधित जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन आजकल राजस्थान जीके के भी कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। कांजरी, CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कांजरी, जो कि जोधपुर में पड़ता है। और एक अगला अगर अपन बात करते हैं CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर मालपुरा टोंक में हो गया। मोटी ऊन से नमदे गलीचे बनाए जाते हैं, टोंक राजस्थान, तो इसका उत्पत्ति हो गया। मोटी ऊन से नमदे गलीचे बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो नमदे उत्पादन केंद्र जो है, जब आप राजस्थान में हस्तकलाएं पढ़ोगे राजस्थान की, तो उसके अंदर आएगा नमदे उत्पादन जो केंद्र है वो मालपुरा टोंक के अंदर ही पड़ता है। तो मालपुरा अगर अपन बात करते हैं तो नए के साथ तो नया जिला बन चुका है, मालपुरा ऑलरेडी नया जिला बन चुका है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं तो मालपुरा टोंक के अंदर ही बात करेंगे। मांस हेतु उपयुक्त है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मल जो भेड़ें पाली जाती है तो ऊन के लिए पाली जाती है या मांस के लिए, क्योंकि दूध के लिए पाली नहीं जाती। इसका जो मांस होता है सबसे ज्यादा भेड़ का अगर मांस के लिए प्रयोग करते हैं तो मालपुरा भेड़ का ही करते हैं। पैरों व पेट पर ऊन होती है, तो देखो इसके अंदर नॉर्मल NCERT के हिसाब से देखें, अब आपको थोड़ा सा यहाँ फोकस करना है। वैसे तो क्या होता है, इसके पेट और पैरों पर ऊन होती है, लेकिन NCERT के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है तो उसके अंदर तो यही राइट माना गया है, लेकिन अगर अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ के अनुसार NCERT के अंदर चलते हैं तो NCERT में ऐसा लिखा हुआ है कि पेट और पैरों पर बाल किस नस्ल में नहीं पाए जाते, तो वो कौन सी नस्ल होगी? मालपुरा। तो अपन भी NCERT के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे नहीं होते हैं, ये चीज अपन को याद रखने हैं, क्योंकि NCERT के हिसाब से NCERT अगर मान लो आपके पास ऑप्शन रहता है तो कोई भी प्रश्न अगर दिक्कत आ जाती है तो अपन उसकी रीट भी लगा सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि कौन सी नस्ल है जिसमें पेट व पैरों पर बाल नहीं होते हैं, तो वह नस्ल हो जाएगी मालपुरा। मालपुरा नस्ल मालपुरा टोंक की रहने वाली थी। मोटे ऊन से नमदे गलीचे बनाए गए, नमदे उत्पादन केंद्र मैंने आपको बताया मालपुरा टोंक। उसके बाद अगली नस्ल चलिए नाली। देखो नाली में आपको, जब नाली भेड़ आप कभी भी देखोगे तो नाली भेड़ में आपको एक चीज सबसे ज्यादा विशेषता दिखाई देगी कि इसकी जो ऊन होती है वो हल्की पीली होती है।
सबकी ऊन सफेद होती है, ऐसा नहीं है कि वो गंदी होने के कारण होती है, नहीं, ये हल्की हल्की येलो ही होती है। नॉर्मल जब भी क्या होती है, ऊन सब सफेद ही होती है, लेकिन वो तो जैसे मान लो बेड है तो बेड इधर उधर जैसे मान लो कीचड़ में जा रही है या किधर भी ऐसे निकल जाते हैं, या बरसात में पानी गिर रहा है तो कुछ बूंदे मान लो जैसे ऊन पे गिरी, फिर वो बैठेगी तो कीचड़ लग जाता है, तो ऐसे भी गंदी होने के कारण येलो येलो दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है, वो मशीनों के द्वारा साफ कर ली जाती है। लेकिन जो नाली बेड होती है उसकी ऊन ऑलरेडी हल्की पीली होती है, हल्की पीली, आपको फोटो में भी दिख रही होगी, हल्की सी पीली पीली दिख रही होगी, तो ये हल्की पीली होती है, इस नस्ल की ऊन हल्की सी पीली होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका ये पूछा जाता है कि नाली बेड का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो नाली बेड का उत्पत्ति स्थान है पंजाब। कहाँ है, पंजाब वाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये देखो पंजाब हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल राजस्थान में इस नस्ल का वितरण कहाँ है, तो इस नस्ल राजस्थान में ये नस्ल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान में ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। याद रखो, देखो राठी गाय का वितरण भी यही था, राठी गाय का वितरण भी यही था, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। पंजाब से सीमा लगाने वाला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भी यही है। और राजस्थान का स्पष्ट बी कृषि जलवायु खंड, जिसको अपन ने उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र कहते हैं, उसका भाग भी यही है। राजस्थान में अगर बात करते हैं अन्न का कटोरा, तो वो भी यही है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है। और नाली बेड़ का अगर वितरण बात करते हैं तो वो भी कौन सा है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। इस नस्ल में आपको इतना सा याद रखना है कि इस नस्ल की जो ऊन होती है वो कौन से कलर की होती है, पीले कलर की होती है। उसके बाद अगली नस्ल देखिए आप, अगली नस्ल है आपके सामने पुगल। अगली नस्ल पुगल। देखो पुगल जो त्योहार होता है वो बीकानेर में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है और आपको उसी से नस्लें याद हो जाएगी। बीकानेर, राजस्थान, जैसलमेर हो गया। बीकानेर नस्ल भी इसे कहते हैं। श्रेष्ठ कारपेट ऊल और बेड़ की आंख को बो पर भूरी धारियां पाई जाती है। जो इसकी आंख होती है उसके जो बोए होते हैं, जैसे मान लो ये आंख है तो आंख के जो बोए होते हैं यहाँ पे भूरे रंग की धारियां पाई जाती है। ये इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि पुगल नस्ल का उत्पत्ति स्थान तो बीकानेर जैसलमेर वाला सीमावर्ती क्षेत्र है, इसे बीकानेरी नस्ल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कारपेट ऊल, कारपेट जो ऊल आती है, देखो ऊन के अलग अलग प्रयोग होता है, तो जो कारपेट ऊल होती है जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, बेड़ की आंख के बों पर भूरी रंग की धारियां होती है, भूरे भूरे रंग की धारियां होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पुगल नस्ल थी जिसके बारे में आपको कॉमन, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बेड़ की वो कौन सी नस्ल है जिसके आंख के बो पर दो भूरी रंग की धारियां पाई जाती है। वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन दो तीन ही धारियां उसके आंख के बो के वहां पे पाई जाती है। जैसे आपको ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये वाला ऐसे ही भूरी रंग की धारियां उस पे पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल देखिए आप, सोनाड़ी। सबसे पहले देखो सोनाड़ी बेड़। सोनाड़ी बेड़ का प्रश्न कहीं बार आता है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली बेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सोनाड़ी हो जाएगी। देखो उदयपुर क्षेत्र में मिल रही है। अगला प्रश्न इसका पूछा जाता है कि राजस्थान में जितनी भी भेड़ें होती है वो सारी ऊन और मांस के लिए पाली जाती है, लेकिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी नस्ल है जो अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए जानी जाती है, तो वो सोनाड़ी होगी। देखो राजस्थान में अच्छा दूध उत्पादन करने वाली अगर कोई नस्ल जानी जाती है, सोनाड़ी। अब ये तीन कामों के लिए पाली जाती है, दूध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए। इसे एकमात्र राजस्थान की ऐसी नस्ल है जिसको भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिकाजी नस्ल भी इसको कहा जाता है। अगला, इस नस्ल में कान चरते समय जमीन को छूते हैं, तो आपको दिख रहा होगा, देखो इसके अंदर जो कान होते हैं ये चरते समय जमीन को छूते हैं, ये इसके कान है, तो ये चरते समय जमीन को छूते हैं। नॉर्मल जब ये चरती है, नीचे मुंह करके चरती है, तो इसके कान होते हैं वो जमीन को छूते हैं, ये भी एक इसकी मुख्य विशेषता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि राजस्थान में अच्छा दूध उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, सोनाड़ी है। जबकि राजस्थान में जितनी भी भेड़ें थी वो सब ऊन और मांस के लिए पाली। जैसे अभी आपने मालपुरा पढ़ी, तो मालपुरा में उन्होंने बताया कि नमदे जो होते हैं गलीचे बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी, मांस हेतु उपयुक्त थी, लेकिन दूध आया क्या, नहीं आया। चोकला में भी दूध नहीं आया। तो यानी कि ये सब जो चीजें थी इनमें सोनाड़ी सबसे ज्यादा है। और दूध उत्पादन के लिए अगर कोई भेड़ की नस्ल पाली जाती है तो कौन सी पाली जाती है, सोनाड़ी पाली जाती है। तो ये भी आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। अगला देखिए आप, अगला देखिए,
जैसलमेरी नस्ल, तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मारवाड़ी और जैसलमेरी जो भेड़ होती है दोनों में मुंह काला होता है, दोनों में ही मुंह काला होता है। देखो है नहीं है, पूरा रंग सफेद है, दोनों का मुंह काला है नहीं है, लेकिन जब भी ऑप्शन में आता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में आता है, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आते हैं। उत्पत्ति स्थान जैसलमेर राजस्थान हो ही जाएगा। रोमन नोज इसमें भी पाई जाती है और इस नस्ल को पूर्णतः रेगिस्तानी कहा जाता है, क्योंकि अगर राजस्थान के जितने भी जिले वहां पे पश्चिमी राजस्थान में, उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और जैसलमेर में ये नस्ल पाई जाती है, इसलिए से पूर्णतः रेगिस्तान में ही ये नस्ल रहती है, इसलिए से पूर्णतः रेगिस्तानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद आ जाइए मगरा नस्ल। मगरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान नागौर बीकानेर आ जाएगा, नागौर है बीकानेर हो गया। उसके बाद विशेषता में सुपीरियर कार्पे टूल प्राप्त होती है, कार्पे टूल होती है, सुपीरियर गुणवत्ता की होती है। भेड़ के शरीर का रंग सफेद होता है, परंतु आंखों के चारों ओर सफेद होता है, लेकिन आंखों के चारों ओर देखना भाई आप, भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। आंखों के चारों ओर जो होता है वो भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। इसकी जो आंख होती है उसके चारों ओर एक भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। अगर भूरी रंग की दो धारियां पाई जाती है तो पुगल नस्ल होगा, और एक आंखों के बो के चारों ओर एक घेरा सा पाया जाएगा तो वो मगरा नस्ल होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुपीरियर कार्पे टूल है और भेड़ के शरीर का रंग सफेद होता है, परंतु आंख का जो बोआ होता है उसके चारों ओर एक घेरा पाया जाता है, ब्राउन कलर का जो भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं पेड़ की विदेशी भेड़ों के बारे में। कि विदेशी भेड़ों में मैंने आपको बताया था अभी कि विदेशी भेड़ों में सबसे पहला जिसका नाम आता है वो है मेरिनो, और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन कर रहा है, माना आज राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और पूरे भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40 से 45% ऊन उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मेरिनो नस्ल का योगदान है, मेरिनो नस्ल का बहुत कम योगदान है, लेकिन राजस्थान के CSWRI के द्वारा अविकालीन अविवस्त्र ऐसी नस्लें मेरिनो के संकरण से तैयार की गई थी जो अच्छा ऊन उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। चोकला है, पुगल है, बीकानेरी है, मतलब जो नस्ल आई थी मगरा है, ये सब कुछ ऊन उत्पादन करने में योगदान है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विश्व के सर्वाधिक ऊन उत्पादन में अगर योगदान है तो वो मेरिनो का है। देखो सबसे पहला इसका उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा स्पेन। उसके बाद विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन कौन करती है? तो मेरिनो भेड़ ही विश्व में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन करती है। बारीक ऊन हेतु प्रसिद्ध है, इसकी जो ऊन होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। विश्व की कुल ऊन उत्पादन में 80% योगदान इस नस्ल का है तथा इस नस्ल के संकरण वाली भेड़ों का है, जैसे अविकालीन अविवस्त्र। मैंने आपको अभी बताया कि 80% पूरे भारत में विश्व में जो ऊन उत्पादन हो रही है उसमें 80% योगदान मेरिनो का है तथा उसके संकरण का है। जैसे मेरिनो का चोकला के साथ संकरण हुआ तो अविवस्त्र का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अविवस्त्र का, जो अभी मैं आपको आगे संकरण लिखाऊंगा। जैसे मेरिनो का संकरण कराया गया मालपुरा के द्वारा तो अविकालीन पैदा हुई। तो ये दो संकरण के द्वारा ये नस्लें, एक जैसे हिसार डेल थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, रेम्बुलेंट प्लस बीकानेरी का संकरण कराया तो हिसार डेल पैदा हुई। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन कॉमन चीज सबसे ज्यादा जो फेमस है वो यही पूछी जाती है। सबसे पहला मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्पेन है। विश्व में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता के ऊन उत्पादन कौन करती है? मेरिनो करती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन करती है? मेरिनो करती है। भारत के या विश्व की कुल ऊन उत्पादन में मेरिनो का कितना % योगदान है? 80% योगदान है। उसके बाद आप आगे देखिए इस नस्ल की, अगला देखो, गर्दन की त्वचा पर सबसे पहला है गर्दन की त्वचा पर ऊन की झुर्रियां पाई जाती है। तो देखो आपको ये सलवटें दिख रही होगी, ये झुर्रियां दिख रही होगी। देखो इसकी नस्ल की जो गर्दन होती है उस पे सलवटें पाई जाती है, ऊन की इतनी होती है कि यहाँ पे सलवटें पाई जाती है। तो देखो गर्दन की त्वचा पर ऊन की झुर्रियां पाई जाती है। इस नस्ल में मादा सींग रहित होती है और नर में घुमावदार सींग होता है। तो आप देखो इस नस्ल में जो नर है उसमें घुमावदार सींग आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है घुमावदार सींग। लेकिन इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो नर है वो सींग रहित था, इसका जो नर था वो बिल्कुल सींग रहित था। नर में सींग नहीं पाए जाते हैं, जबकि मादा में सींग नहीं पाए जाते, सॉरी, और नर में जो पाए जाते हैं वो घुमावदार होते हैं। नर में कैसे सींग पाए जाते हैं? घुमावदार होते हैं, और मादा जो इसकी होती है वो सींग रहित होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी मेरिनो नस्ल थी जो आपने पढ़ा, आपको दिखते ही समझ में आ जाएगा कि देखो इसके अंदर ऊन की जो सलवटें पाई जाती है, नर घुमावदार सींग वाला है और मादा सींग रही थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, कराकुल।
कराकुल नस्ल के बारे में, कराकुल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है, इसको पेल्ट के लिए पाला जाता है। पेल्ट क्या होता है? देखो पेल्ट का एक बार जब 2019 में 12th क्लास का पेपर हुआ था तो उसके अंदर एक प्रश्न भी आया था। तो देखो सबसे पहले पेल्ट प्राप्त की जाती है मेमनों को मारकर, जो इसका छोटा बच्चा होता है, भेड़ का छोटा बच्चा होता है, उसे लेम्ब या मेमना कहा जाता है, तो उससे ऊन प्राप्त की जाती है। पेल्ट से लेडीज पर्स, बेल्ट, केप आदि बनाए जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो छोटा मेमना होता है, तो इसके अंदर ये छोटा मेमना आपको दिख रहा होगा, तो इसके छोटे छोटे बाल होते हैं ऐसे घुंघराले वाले, तो इसको चमड़ी के साथ ही हटा लिया जाता है और उसे कहा जाता है पेल्ट। और बाद में उस पेल्ट का प्रयोग किया जाता है। पेल्ट से लेडीज पर्स बनाई जाती है, बेल्ट बनाई जाती है, केप बनाई जाती है, आदि चीजें बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं वो 2 संकरण कौन कौन से थे जो भेड़ में संकरण कराए गए थे, मेरिनो के साथ में उनका संकरण कराया गया था, तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है, ये देखो सबसे पहली चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखो। सबसे पहला आता है नेल्लोर। एक भेड़ की नस्ल है नेल्लोर, जिसे भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कहा जाता है। नेल्लोर भेड़ को क्या कहा जाता है? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल बोला जाता है नेल्लोर को। फिर उसके बाद आती है लोही। तो ये भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। लोही जो होती है वो सबसे भेड़ की सबसे लंबी नस्ल होती है लोही, और इस नस्ल के कान भी सबसे लंबे होते हैं, ये याद रखना है। नेल्लोर में आपने पढ़ा कि ये नस्ल भेड़ की सबसे ऊंची होती है, लोही भेड़ की सबसे लंबी नस्ल होती है और इसके कान भी लंबे लंबे होते हैं। कानों का एक और प्रश्न आया था, अभी आपने पढ़ा था सोनाड़ी भेड़ का, यानी कि वो भेड़ की कौन सी नस्ल थी जो चरते समय जिसके कान जमीन को छूते थे, वो कौन सी थी? सोनाड़ी थी, वो भी अपन ने पढ़ा था। फ्रेंच मेरिनो के नाम से रेम्बुलेंट नस्ल को जानते हैं, फ्रेंच मेरिनो के नाम से रेम्बुलेंट नस्ल को जाना जाता है। उसके बाद लिंकोनन भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। देखो सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे ऊंची। सबसे ऊंची आपने पढ़ी नेल्लोर, सबसे लंबी आपने पढ़ी लोही, और सबसे बड़ी जो आप है वो लिंकोनन आ जाएगी। लोही बाकरवाल नस्ल से प्राप्त होती है। जो लोही होती है वो लोही नॉर्मल क्या होता है कि बाकरवाल जो नस्ल की भेड़ होती है उसकी ऊन को लोही कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना है आपको। ये भी याद रखा अभी, सबसे ऊंची कौन सी है तो नेल्लोर आ जाएगा, सबसे लंबी कौन सी है तो लोही आ जाएगा, और सबसे बड़ी कौन सी है तो लिंकोनन आ जाएगा, जो आपने पढ़ा। उसके बाद आप देखिए 3 संकरण में आपको लिखा देता हूं जो संकरण आपके इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो देखिए आप, सबसे पहले संकरण में आपको लिखा देता हूं, देखिए यहां पे लिखा देता हूं मैं आपको संकरण। देखो संकरण में सबसे पहला जो अपना संकरण आता है वो आता है अविवस्त्र का, दूसरा आता है अविकालीन, और तीसरा जो आता है इसारडेल। ये 3 तो आपको याद रखने हैं। देखो नर तीनों में रेम्बुलेंट ही होगा, यानी मेरिनो का जो नर रेम्बुलेंट था, यानी कि रेम्बुलेंट। अविवस्त्र का संकरण कराया चोगला से, तो ये तो हो गया। अविकालीन यानी रेम्बुलेंट प्लस मालपुरा, ये दोनों हो गया। रेम्बुलेंट प्लस मालपुरा का क्रॉस कराया तो अविकालीन पैदा हुई, रेम्बुलेंट प्लस चोकला का कराया तो अविवस्त्र पैदा हुई। और बात करते हैं अपन किसकी अब? हिसारडेल की। तो हिसारडेल का संकरण कराया रेम्बुलेंट प्लस बीकानेरी भेड़ की। तो इन तीनों के संकरण से कौन पैदा हुई? हिसारडेल। तो ये तीनों संकरण भी याद रखना है, अविवस्त्र वाला, रेम्बुलेंट और चोकला वाला, अविकालीन वाला, रेम्बुलेंट प्लस मालपुरा वाला। याद रखना CSWRI के दोनों सबसे फेमस संकरण थे जो अच्छा ऊन उत्पादन में करते हैं। और मेरिनो का आपने देखा था अभी कि मेरिनो पूरे विश्व की 80% ऊन उत्पादन में वो और उनके संकरण, जैसे अविकालीन है, अविवस्त्र है, इसारडेल है, ये सारे संकरण मिला के करती थी। ये अपने भेड़ की नस्लें थी जो मैंने आपको पढ़ाई। भेड़ों की कुछ क्रियाएं वो अपन अलग से पढ़ेंगे, इसमें से